संभल सुलग रहा है और विशेषाधिकार का दुशाला ओढ़े माननीयों के आग लगाने वाले बयान जारी हैं, बगैर ये सोचे कि मस्जिद का न स्वरूप बदलना था, न उस पे किसी तरह का फेरबदल करना था, फिर ये आग क्यों लगी। मात्र 3 घंटे का सर्वे, वो भी कोर्ट के आदेश से। न इसमें योगी प्रशासन का हस्तक्षेप था, न केंद्र सरकार का कोई प्रयास। फिर ये आग कैसे लगी? कहाँ से आ गई अचानक 2000 लोगों की भीड़? कहाँ से आ गए पत्थरों का वो जमावाड़ा? और कहाँ से शुरुआत हुई हिंसा की? कौन थे वो लोग जो सर ढके, चेहरा ढके भीड़ के साथ थे? सवाल इस बात का है कि माननीय आरोपों से पहले हकीकत को जाने बगैर बयानों का ये सिलसिला बंद करो, वरना पूरा प्रदेश धधक जाएगा। अगर मकसद ये है तो केंद्र सरकार सहित उत्तर प्रदेश सरकार को भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सवाल किससे किया जाए, जबकि हमारे माननीय ही इस पर अपनी अपनी अलग अलग राय के जरिए मसले को तूल दे रहे हैं, ना कि शांति के साथ, सुकून के साथ आपस में बैठकर उसका कोई नतीजा निकालने के मकसद से सामने आ रहे हैं। आखिर ये मसला है क्या? पढ़े लिखों की जमात है। एक साहब हैदराबाद में बैठकर संभल के दंगों पर अपना नजरिया पेश कर रहे हैं, आग लगाने जैसा भाषण कर रहे हैं। दूसरी तरफ लखनऊ में बैठे अखिलेश यादव मसले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कर रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है? दिल्ली में बैठे राहुल गांधी पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। पत्थरों की बौछार के बीच पुलिस नकारा रहे? क्या दंगाइयों को उनकी हरकतों पर खामोशी अख्तियार कर ले? लेकिन यहाँ मसला कुछ और है। यहाँ है सियासत के उबलते उन चेहरों को अपनी स्वार्थ लिप्सा को सामने रखते हुए लाभ और हानि का वो जखीरा पेश करना, या वो मकसद सामने लाना जिससे लगे कि ये प्रदेश सुलग रहा है। सुलग रहा है ये तो तय है, लेकिन कुछ सवाल है कि आखिर अदालत के आदेश पर जो कार्रवाई हो रही है उस पर हस्तक्षेप करना क्या जायज है? संसद भवन में संविधान की प्रतियां हिलाने वाले क्यों उस व्यवस्था को नकार रहे हैं जो बजरिए अदालत सामने आ रही है? एक सर्वे उस मंदिर का हो चुका, उस मस्जिद का हो चुका था, और दूसरे सर्वे का ये आदेश है। कुछ तथ्य हैं बाबरनामा के, कुछ तथ्य हैं एएसआई के, जिसके आधार पर ये मसला फिलहाल सामने था। मुद्दा ये नहीं कि वो मंदिर है कि वो मस्जिद है, मसला ये है कि बाबरनामा के वो दस्तावेज कभी तुमने पढ़े? एएसआई की वो रिपोर्ट तुमने पढ़ी जो तकरीबन आज से कुछ वर्ष पहले, मतलब 1857 की वो रिपोर्ट, जिसमें मस्जिद के खंभों में बदलाव का वो जिक्र दर्ज है, जिसमें कहा गया है कि इसका आरोप, इसकी संरचना और इसका जो मौजूदा स्वरूप है उसको प्लास्टर लगा के बदला गया है। आप उस पर भी विचार नहीं करते, उस पर भी विश्वास नहीं करते, अदालत के आदेशों पर भी आपका विश्वास नहीं है, लेकिन संविधान की प्रतियां लहराने पर आपको विश्वास है। सवाल यहाँ ये नहीं है कि कल क्या होगा, मौजूदा समय में क्या हुआ और कैसे हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है। फिलहाल इसका फैसला करना होगा और आज की तारीख में करना होगा, न कि उत्तर प्रदेश की वो शांति और सुकून की वो सरजमी आने वाले कल में धधक उठेगी। धार्मिक उन्माद जब सीमा पार कर जाता है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। आइए इसी नज़रिए पे, इसी मुद्दे पर कुछ तथ्यों को हमें रखना चाहेंगे जो 1857 की एएसआई रिपोर्ट में दर्ज है। एक सर्वेक्षण हुआ था, इसमें तैयार की गई रिपोर्ट में टूर इन द सेंट्रल द्वाब गोरखपुर का जिक्र है। ये 1874 से लेकर 1875 तक का जिक्र है और ये प्रकाशित रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में एक और दस्तावेज है जो 1875 से लेकर 1876 तक का है। कभी पन्नों को पलट कर देख लो, कभी बाबरनामा के उन पन्नों को पर गौर कर लो जो बाबर ने खुद अपनी जीवनी या यूं कहें कि आत्मकथा में लिखा था। उन दस्तावेजों को पढ़ लो, क्योंकि आप माननीय हैं, आप पढ़े लिखे तबके हैं और आप भारत के भाग्य निर्माता अपने को मानते हैं। तो भाग्य निर्माताओं से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि हवा में उछले मुद्दों को उठाकर वो शांति के बजाय आग लगाने का या आग को और व्यापक बनाने का
काम करें। इसी संदर्भ में कहा जा सकता है कि आखिर बाबरनामा में है एक बेहतरीन रिपोर्ट है जिसमें सब दर पर्दा खुलकर सामने आ जाता है। वो तथ्य हैं, वो शिलालेख है। गौर करिएगा, जब मैं बात शिलालेख की कर रहा हूं तो कुछ न कुछ उसके उसमें गंभीरता होगी। बाबर ने खुद बाबरनामा में, मतलब आप बाबर की बातों पे मत जाइए, बाबरनामा पे आइए और पृष्ठ 687 पर लिखा है कि उसके आदेश पर उसका दरबारी, कौन था दरबारी? हुजूर मीर हिंदू बेग था, जिसने संभल के हिंदू मंदिर को जामा मस्जिद में परिवर्तन कर दिया था। ये वही जामा मस्जिद है जो बाबर काल से पहले पृथ्वीराज चौहान ने जिसके गुम्बद का जीर्णोद्धार किया था। अरे यार, तथ्यों पर चलो, दस्तावेजों पर चलो, सियासी गर्माहट से परे उन मुद्दों को पकड़ो जो हिंदुस्तान की आबो हवा में सुकून के साथ रहने का अधिकार देती है, न कि हवा में तैरते मुद्दे और अफवाहों के बीच आप उस आग को और हवा दें और माहौल को बिगाड़ें। तब फिर वही हम मसले पर आते हैं कि हिंदू में क्या था, जिसका मैंने जिक्र किया ना, इसको जामा मस्जिद में परिवर्तित करने का आदेश बाबरनामा में दर्ज है। वर्कों को खोलिए, हकीकत को समझिए। हुजूर, एक और शिलालेख है जो मीर हिंदू बेग के नाम पर है। 1933 हिजरी वर्ष में मस्जिद के निर्माण का उल्लेख है, वो आज तक उसमें है। आप कहते हो, हम कहें वो सही, अदालत कहे वो गलत, ऐसा ही कुछ हुआ था। आइए 1975 और 76 की उसे ऐसा ही रिपोर्ट पे चलते हैं जो बाबरी मस्जिद यानी आज का राम मंदिर का किस्सा जिसमें दर्ज है। उस एएसआई रिपोर्ट पे साफ साफ कहा गया है, ये खंबे, ये इमारत की बुनियाद, इसकी बुनावट, इसका आर्किटेक्चर हिंदू संस्कृति, हिंदू कल्चर, हिंदू काल के इतिहास का दस्तावेज है। आपने उसको भी नहीं माना। 500 साल के संघर्ष के बाद अदालत ने उस पर मुहर लगाई और आज मंदिर का निर्माण आपके सामने है। राम मंदिर आज पूरे जोरों खरोश के साथ हिंदुओं की आस्था का एक बिंब बनकर सामने। मसला ये नहीं कि मस्जिद थी कि मंदिर था, मसला था कि हमारे ऐतिहासिक दस्तावेज, मुगल काल का वो एक चेहरा बाबर, उसकी किताबों में उसने अपनी यात्राओं का जो वर्णन किया है, उसके दस्तावेज कुछ और कहते हैं। हुजूर, कुछ तो समझ जाइए। राजनीतिक परिवेश में पली आपकी दुनिया, आपकी जीवन, आपका राजनीतिक सफर सफलता के मापदंडों को पूरा नहीं करता। समझना होगा कि हिंदुस्तान है, संविधान से चलता है, अदालत के आदेश से चलता है। और जब संविधान की बात होती है तो यार, किस संविधान की बात करते हो जो 77 साल में, 75 साल के दौरान 250 बार बदल दिया गया? आप किस संविधान की बात करते हो कि शाहबहाना केस में जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन कर दिया? आप किस संविधान की बात करते हो जिसमें अपने हित के लिए संशोधनों की एक लंबी कतार सामने पेश कर दी गई है? हुजूर, हर कदम पर, हर फैसले पर राय देने से पहले अध्ययन कर लो। आप माननीय हो, पढ़े लिखे जमात की वो इकाई हो जो भारत के विधायिका का महत्वपूर्ण अंग समझा जाता है। आपसे कम से कम ये तवक्को तो नहीं की जा सकती। अब पहली रिपोर्ट क्या थी संभल के जामा मस्जिद की, कि उसके खंभों पर बदलाव किया गया, उसके प्लास्टर चढ़ाकर उसकी मूल संरचना या उसका स्वरूप को बदलने की कोशिश की गई। जब उसका प्लास्टर थोड़ा सा हटाया गया तो लाल रंग दिखाई पड़ा, वो कलाकृति दिखाई पड़ी जो हिंदू मंदिरों की मूल अवधारणा का सच था। आपने कहा वो भी मिटा दो, आपने कहा अदालत स्वीकार नहीं, आपने कहा सरकारी फैसला स्वीकार नहीं, हमें स्वीकार है पथराव। और पथराव पर प्रतिक्रिया देखिए, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी से लेकर चंद्रशेखर आजाद पार्टी के जो नए नवेले नेता पैदा हुए हैं, वो कह रहे हैं, उनके भी बयान गौर करने लायक है। निहत्ते लोगों पर फायरिंग की गई। कौन था निहत्ता? कहाँ से आए थे इतने पत्थर?
कहां से हुई गोली वर्षा? क्या अचानक हुआ था? 3 घंटे का सर्वे, 7:30 बजे या 7 के तकरीबन एएसआई की कब टीम वहां पहुंचती है। मस्जिद से ऐलान होता है कि मामला कुछ नहीं है, कहीं कोई बदलाव नहीं है, आप शांति रखें। लेकिन अचानक भीड़ उठती है, हाथ में पत्थर, चेहरे ढके हुए, गाड़ियों को जलाना, पुलिस को निशाना बनाना। और आप फरमाते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों चलाई? मसलन जो सामने वाला बड़े बड़े पत्थरों को लेकर बारिश कर रहा था, उस पर गोली नहीं फूल वर्षा की जानी चाहिए थी। अरे संविधान के रक्षकों, संविधान के नाम पर सियासी जहर घोलने वालों, गौर करो। उन्माद फैलाकर आप कभी भी अपने स्वार्थ की लिप्सा तो कर सकते हैं, लेकिन हक और सत्यता को छिपा नहीं सकते हैं। आज के तारीख में कुछ ऐसा ही संभल में हो रहा है। ये संभल निश्चित तौर पर एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। अदालती आदेश के तहत एएसआई को रिपोर्ट देनी है चंद दिनों बाद, और वो टीम उसी आदेश का पालन करने के लिए संभल के जामा मस्जिद में गई थी। किसने फैलाई आग? वो कौन चेहरे हैं? वो कौन सांसद हैं समाजवादी पार्टी के? उनका नाम है जियाउर रहमान वर्क और उनके पुत्र हैं विधायक सोहेल इकबाल। अगर आप निर्दोष हैं, आप दंगा भड़काने में आपका रोल नहीं है, तो छिपे क्यों फिर रहे हो? आओ पुलिस के सामने अपने तर्कों के साथ प्रशासन की इस पहल को नाकाम कर दो, वरना इस दाग से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। दंगे की लपट में निरीह पिसते हैं आप जैसे लोग, विशेषाधिकार प्राप्त लोग, सुरक्षा तंत्र घेरे में चलने वाले लोग हमेशा बच जाते हैं। संभल को नहीं बचाना है, इस प्रदेश को बचाना है। और उम्मीद है योगी सरकार अभी तक के उन प्रयासों को सफल नहीं होने देगी जो यहाँ अराजकता फैलाने के उद्देश्य से अचानक भीड़ के रूप में सामने आते हैं और चाहते हैं फैसला वही हो जो हम चाहते हैं। ना उनको अदालत का आदेश स्वीकार है, ना प्रशासनिक सख्ती। चलिए अगले बार और गहराई से फिर देखते हैं इसके पीछे के उन चेहरों की सच्चाई पर और उनके कारनामों पर विवरणों के साथ पेश करते हैं अगली कड़ी।